नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। हम आरबीएससी 6th क्लास हिस्ट्री कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पहली वीडियो के अंतर्गत हम 108 प्रश्नोत्तर देख चुके हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम 110 प्रश्न और देखेंगे और इन दो भागों के अंतर्गत हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम जो प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं 109 क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते ही मिलती रहे। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें ताकि हमें पता लगे आपको वीडियो पसंद आई है, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 109 प्रश्न जो है वो है, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है इसके शिक्षक रहे हैं कौन? आचार्य चाणक्य। कौन थे आचार्य चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक थे, प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है। सेकंड प्रश्न है, इंडिका पुस्तक है, तो इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को परास्त किया। कितनी बीसी में परास्त किया था? 322 बीसी में परास्त किया था, हराया था नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। मौर्य राज व्यवस्था व शासन प्रणाली का वर्णन किसके अंतर्गत है? चाणक्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत मौर्य राज व्यवस्था व शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से क्षेत्र प्राप्त हुआ। कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से कंधार, काबुल, हेरात व बलूचिस्तान जो क्षेत्र हैं वो परास्त हुए थे। ठीक है। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह हुआ। हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, जब इसने सेल्यूकस को हरा दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने किसे अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा? तो मेगास्थनीज जो था इसे अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, और इसी मेगास्थनीज जो था इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें पाटलिपुत्र का विशद वर्णन जो है वो इसने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को बुरी तरह परास्त किया था? तो सिकंदर का उत्तराधिकारी था कौन? सेल्यूकस। इसे बुरी तरह युद्ध में परास्त किया 322 बीसी के लगभग। कंबोज व गांधार महाजनपदों की क्रमशः राजधानियां रही हैं। तो ये रही हैं राजपुर व तक्षशिला। कौन सी राजधानी रही हैं? राजपुर व तक्षशिला राजधानी रही हैं कंबोज व गांधार महाजनपदों की। तो कंबोज की रही है राजपुर और गांधार की रही है तक्षशिला। चंद्रगुप्त ने राज्य सौंपा, किसको सौंपा था? तो बिंदुसार को राज्य सौंपा था। ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसका पुत्र कौन था? बिंदुसार। अगर हम बिंदुसार के पुत्र की बात करें तो कौन था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु को कहां पर अपना गुरु बनाया? तो ये श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया था, और अपना अंतिम समय जो था वो भी इसने क्या किया? इसी जगह पर बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म जो था इसे अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। किस मौर्य शासक के सर्वाधिक अभिलेखीय प्रमाण मिले हैं?
अशोक जो था इसके सर्वाधिक अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। इसके साथ ही ब्राह्मी जो लिपि है, भाषा को किस अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में अधिकतर हैं, और जो लिपि है वो ब्राह्मी है। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख जो मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। सूरसेन महाजनपद और गांधार महाजनपद की क्रमशः राजधानियां कौन सी हैं? देखिए, मथुरा और जो तक्षशिला थी, जो मथुरा थी वो तो सूरसेन की थी राजधानी, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। देखिए, ये वीडियो मैं आरबीएससी की जो वीडियोस हैं वो बनाऊंगी। इसके अलावा आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता जो है वो नहीं रहेगी, और यही जो है सारा मैटर इसके अंतर्गत आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की, तो आपको ये जो बुक्स हैं आरबीएससी की ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो सीधे सीधे आरपीएससी की तरफ से इसी में से पूछे जाते हैं, इन्हीं किताबों में से। तो ये सभी आपको प्रश्न जो है अंत तक पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के उत्तरी पश्चिमी भाग से प्राप्त अभिलेख कौन से हैं? तो देखिए, अशोक के उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वहाँ से प्राप्त अभिलेख कौन सी भाषा में है? तो यूनानी भाषा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चाणक्य किन शासकों के दरबार में प्रधानमंत्री रहे? अब आपको शासकों के नाम बताने हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके प्रधानमंत्री रहे थे चाणक्य, और एक बिंदुसार जो थे इनके चाणक्य जो थे वो प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं तो किस जो है लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। अशोक ने किस वध को दंडनीय घोषित किया? तो देखिए, जो पशु वध था उसे दंडनीय घोषित किया था अशोक ने। देखिए, आपको लग रहा होगा कि प्रश्न पूछने की जो स्पीड है थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपको लगे तो वो आप क्या करें, इसको स्टॉप करके फिर पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रश्न जो है उनकी संख्या ज़्यादा है तो थोड़ी सी स्पीड से पढ़ेंगे। साथ में आपके पास टाइम नहीं है, रीट का पेपर बड़ी जल्दी है, तो जल्दी जल्दी से इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। देखिए, पहली बात तो पशु वध को इसने दंडनीय घोषित किया था। दूसरी बात, अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो देखिए, धम्म महामात्र, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक ने महारक्षित को कहाँ पर भेजा था? तो देखिए, ये यवन प्रदेश जो था, यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महारक्षित को भेजा था। अब महाजनपदों की बात करते हैं। अश्मक और अवंती महाजनपदों की जो क्रमशः राजधानियां हैं, तो देखिए, पहली बात, जो अश्मक है इसकी राजधानी कौन सी थी? पोतन थी। ठीक है, अगर अवंती की बात करें तो इसकी दो राजधानियां थी, एक तो थी उज्जैनी और एक महिष्मती। ठीक है, महिष्मती, उज्जैनी, अवंती महाजनपद की राजधानियां थी, और अश्मक की थी पोतन। किस शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? जो बिंदुसार हैं इनको अमित्रघात के रूप में भी जाना जाता है। कौन थे ये? अशोक के पिता थे, और किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार जो था इसका शासन कब तक का था? तो बिंदुसार ने शासन जो किया था 272 बीसी तक किया था। अगर अशोक के शासन की बात करें तो 269 बीसी, यानी कि इन दोनों के शासन में लगभग 3 साल का फर्क है। ठीक है, इन 3 सालों का जो समय था वो अशोक ने अपने भाइयों से जो सत्ता प्राप्ति का जो संघर्ष है उसके अंतर्गत बिताया। ठीक है, तो 269 बीसी में अशोक शासक बना, और बिंदुसार ने जो शासन संभाला है, मतलब किया है, वो 272 बीसी तक किया है। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का था। पहले नहीं था, बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए कहाँ भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को सिंहल द्वीप भेजा था, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने स्वर्ण भूमि यानी कि पेंगू में, ठीक है, पेंगू में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? तो सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि यानी कि पेंगू में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, देखिए जो महेंद्र था, संघमित्रा थी, उसे तो भेजा था सिंहल द्वीप में। ठीक है, और ये जो आपके महारक्षित था उसे यवन प्रदेश भेजा था। और अगर बात करें हम सोन व उत्तरा की, तो उसे स्वर्ण भूमि पेंगू भेजा था। ठीक है, अगला है मौर्य शासन की समाप्ति के बाद के वंश कौन से हैं? जब मौर्य जो है शासन की समाप्ति हो जाती है तो वहाँ पर शुंग वंश आता है, सातवाहन वंश आता है और कुषाण वंश का शासन रहता है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त जो यहाँ पर मौर्य नहीं कहेंगे क्योंकि ये चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है, तो गुप्त साम्राज्य का शासक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था, महान शासक रहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त का मंत्री कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। ये कौन था? ये प्रयाग प्रशस्ति का लेखक भी था। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक भी था। कौन था? हरिसेन। और जिसमें इसने समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत में आया था? जो फाहियान आया था चीनी यात्री, वो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी कौन देता है? तो प्रयाग प्रशस्ति देता है। ठीक है, अगला है अशोक ने वनवासी यानी कि कनाडा में प्रचार के लिए किसे भेजा था? रक्षित को भेजा था। महारक्षित को यवन प्रदेश भेजा था और रक्षित को कहाँ भेजा था? वनवासी यानी कि कनाडा में। कनिष्क था। कनिष्क कौन था? सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कुमार देवी कौन थी? तो समुद्रगुप्त की माँ थी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। समुद्रगुप्त जो था इसने कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 बीसी में इसने अशोक ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसका काल राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों रूप से उत्कृष्टता का काल था या उत्कृष्ट का काल था? तो समुद्रगुप्त का काल जो था सांस्कृतिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त किया, किसे परास्त किया था? शकों को और कुषाणों को किसने परास्त किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त किया था। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो इनके नवरत्न आ जाते हैं कालिदास, वेताल भट्ट, शंकु, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, फिर है घटकरपर, ठीक है, वराहमिहिर और वररुचि। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे। कालिदास, बेताल भट्ट या वेताल भट्ट, शंकु, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, घटकरपर, वराहमिहिर और वररुचि। ठीक है, ये आपको नाम याद होने चाहिए क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है गुप्त काल कला व साहित्य की दृष्टि से माना जाता है। तो देखिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को, कला की दृष्टि से भी और साहित्य की दृष्टि से भी। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक रहा है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र को बजाने का शौकीन था? सिद्धहस्त था, तो ये था वीणा वादन। ठीक है, और इसके जो सिक्के हैं उसमें भी इसको वीणा वादन जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसी से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाने का शौकीन था।
प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरिसेन है। देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से निकली है। गुप्त संवत की शुरुआत कब और किसने की? तो जब चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनते हैं 319 ईस्वी में, तो 319 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत की है गुप्त संवत की। किस परिसर में खड़ा लौह स्तंभ 1500 वर्ष पुराना होते हुए भी जंग से रहित है? तो देखिए, जंग से रहित जो है वो है दिल्ली का मेहरौली स्तंभ। और ये किस परिसर में है? तो ये कुतुब मीनार के परिसर में है। कौन सा? दिल्ली का मेहरौली स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन समय में मेवाड़ से किस धातु का निर्यात किया जाता था? तो जस्ते का निर्यात किया जाता था मेवाड़ से। अगला एक कथन है। कथन क्या है कि भारतीय किसान एक औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायनों में तो इससे भी श्रेष्ठ है। ये कथन किसका है? तो देखिए, ये अब की बात नहीं हो रही, अब तो किसान आंदोलन चल रहा है। ये बात हो रही है पहले की, प्राचीन समय की, ठीक है, जब जो है आज़ादी से पहले की। तो डॉक्टर वाइलेकर जो हैं उनका ये कथन है कि जो भारतीय किसान है वो एक इंग्लैंड के किसान से कहीं अच्छा है और कई मायनों में तो उससे श्रेष्ठ भी है। अगला प्रश्न है, उत्तरापथ और दक्षिणापथ का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों में उत्तरापथ और दक्षिणापथ का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी क्या है? एक कथन है। जिस समय पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थी, भारत अपने शासकों के वैभव तथा शिल्पकारों के उच्च कोटि की कला के लिए विख्यात था। ये कथन किसका है? तो ये भारतीय औद्योगिक आयोग रिपोर्ट 1916 बताती है कि जिस टाइम पे यूरोप जो था वहाँ पर असभ्य जातियां निवास करती थी, भारत में शासक बहुत बढ़िया तरीके से रहते थे वैभव से, और यहाँ के जो शिल्पकार थे वो उच्च कोटि की कला जो थी उसके लिए विख्यात थे, विश्वविख्यात थे। भारतीय औद्योगिक आयोग रिपोर्ट कहती है 1916 की। अगला प्रश्न है, ताम्रलिप्ति, बल्ख, पुष्कलावती ये कहाँ शामिल थे? तो उत्तरापथ जो था यहाँ पर शामिल थे ताम्रलिप्ति, बल्ख और पुष्कलावती। भारतीयों को अनादिकाल से लोहे गलाने की कला का ज्ञान रहा है, और ये कथन किसका है? विल्सन का कथन है ये, ठीक है, याद रखिएगा। चीनी यात्री फाहियान का एक कथन है कि उसकी प्रजा सुखी है। राजा ना तो शारीरिक दंड देता है ना ही प्राणदंड देता है। चंडालों के अलावा कोई भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करता। लोग तो घरों में ताले भी नहीं लगाते। तो ये कथन किस राजा के शासन की ओर इशारा कर रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की बात कर रहा है फाहियान। अगला है, इथोपिया से भारत आयात किया जाता था, ठीक है। भारत इथोपिया से क्या खरीदता था? तो हाथी दांत और सोना। अगला है, भारत ने किसकी खेती यहाँ पर इंग्लैंड और यूरोप से कई शताब्दी पहले आरंभ की? गेहूं की खेती जो है भारत में इंग्लैंड और यूरोप से कई शताब्दियां पहले ही शुरू हो चुकी थी, प्रारंभ हो चुकी थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में जहाज बनाने का उद्योग इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक विकसित था। कहाँ पर था? तो 19वीं सदी के प्रारंभ में जहाज बनाने का उद्योग जो है भारत में इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक विकसित था। अगला है, दक्षिणापथ कितनी दिशाओं में जाता था? दक्षिणापथ 2 दिशाओं में जाता था, ठीक है। कितनी दिशाओं में? 2 दिशाओं में। कोरोमंडल तट पर किस स्थान के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया के बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था? देखिए, कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम जो जगह थी, यहाँ से दक्षिणी पूर्वी एशिया के बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये कथन किसका है? तो प्लिनी का है।
देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में दो प्रमुख मार्ग कौन से थे? तो देशी व्यापार के लिए एक उत्तरापथ था, ठीक है, एक उत्तरापथ था और एक दक्षिणापथ था। राजस्थान की किस स्थान से हमें मौर्यकालीन लोहा गलाने की जो भट्टियां हैं उनके अवशेष मिले हैं? तो इस वाल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? इस वाल से मिले हैं मौर्यकालीन लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष। गंगेतिका क्या थी? गंगेतिका जो थी यूनान में ढाका की मलमल का नाम था, क्योंकि देखिए ढाका उस समय भारत का ही एक अंग था, बाद में अलग हुआ है ये तो यूनान में जो ढाका की मलमल बिकती थी, ठीक है, तो वो गंगेतिका के नाम से बिकती थी। अगला प्रश्न है, अश्व के चित्र अंकित सोने के सिक्के किसने जारी किए? मतलब ऐसा सोने का सिक्का जिसपे घोड़े का चित्र बना हो, किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने जारी किया था। अगला है, प्राचीन समय में खेतड़ी से किस धातु का निर्यात किया जाता था? तो तांबे का निर्यात किया जाता था खेतड़ी से। अगला है, 19वीं सदी में भारत में ढाका की मलमल की किस वस्तु की मांग जो थी वो दुनिया भर में थी? साड़ी की जो मांग थी, ढाका की जो साड़ियाँ थी मलमल की, वो विश्व भर में प्रसिद्ध थी। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता था? तो विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस स्थल के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया के बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था? तो आपको बताना है कि बंगाल में किस स्थल के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया के बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था? हुगली जो था बंगाल का, यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया के बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था। भारत का विदेशी व्यापार होता था बेबीलोन से, मिस्र से, जावा से, सुमात्रा से, रोम आदि से। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। मत्स्यकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। आयुर्वेद ग्रंथ के लेखक कौन है? ये गलत है, गलती से आ गया, चरक है, ठीक है। आयुर्वेद ग्रंथ के लेखक कौन है? चरक है। एक प्रश्न छूट गया यहाँ पर, नागानंद रचना के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद के हर्षवर्धन हैं, मृच्छकटिकम के शूद्रक हैं। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। रामायण के कौन है? वाल्मीकि। मृच्छकटिकम के कौन है? तो जो मृच्छकटिकम है इसके हैं शूद्रक। हर्षचरित्र रचना है किसकी है? बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के बारे में लिखा है बाणभट्ट ने। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के लेखक कौन है? यह है कालिदास। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। पंचतंत्र रचना किसकी है? विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र रचना। अगला है, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, किसने कहा? तो देखिए आर्यभट्ट ने कहा। देखिए 6th क्लास की बुक में आपको कितना सारा जो है जीके प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यही किताबें हैं जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है, आपको अच्छा अध्यापक बनाएगी, सरकारी नौकरी में लेके जाएगी। तो ये किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर पढ़िएगा 6 से लेके +2 तक। देखिए पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, ये आर्यभट्ट ने कहा था। अमरकोश के लेखक थे, तो अमर सिंह जो थे वो अमरकोश के लेखक थे। ऋतुसंहार, कुमार संभव, इन दोनों किताबों के लेखक कौन है? कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ठीक है, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, सबके लेखक कौन है? कालिदास हैं। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या दिया हुआ है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी हुई है सुत्त पिटक में। आर्यभट्टियम ग्रंथ किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा है।
अगला है ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, किसने बताया? तो ग्रहण के टाइम में पृथ्वी की छाया चंद्रमा जो है उस पर पड़ती है, आर्यभट्ट ने बताया। इसकी किताब थी आर्यभट्टियम, और इसने ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह किसमें दिया हुआ है? तो भिक्षुओं के लिए नियम तो विनय पिटक में दिए हैं, और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में दी गई हैं। महात्मा बुद्ध की जो पहली बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मानव मूर्ति जो है वो किस समय में बनी थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी सबसे पहली मानव मूर्ति। स्तूप साधारण स्मारक न होकर पवित्र स्थान था, किसका? पूजा स्थल का। स्तूप जो था वो साधारण स्मारक नहीं था, बल्कि एक पवित्र स्थान था बौद्धों के पूजा स्थल के रूप में। भरत ने किसकी रचना की है? भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। फ्रेस्को क्या है? फ्रेस्को अजंता में चित्र बनाने की विधि क्या है? फ्रेस्को है। थोड़े से प्रश्न और हैं, धैर्य बनाए रखें और पढ़ते रहें। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या जो अजंता में है गुफाओं की वो 29 है। फ्रेस्को अजंता में चित्र बनाने की विधि है। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया? तो देखिए 8 स्थानों में जो है उस 8 स्थानों में 8 भागों में बांटकर बुद्ध के अवशेषों को जो है अलग अलग स्थानों में स्तूप बनाकर रखा गया था। चैत्य किसे कहते हैं? जो पूजा स्थल होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के, उसे चैत्य कहते हैं। विहार किसे कहते हैं? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। चैत्य किसे कहते हैं? जहाँ वो पूजा करते हैं। विहार जहाँ पर वो रहते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है वहाँ पर बागोरा नदी है, उसकी घाटी में पहाड़ को काट कर बनाई गई है, ठीक है, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कब की हैं? तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं अजंता की गुफाएं। यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पटना और परखम से प्राप्त हुई है यक्ष की मूर्ति। देवगढ़ मंदिर झांसी जो कि यूपी में है वो किस देव को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। और ये विष्णु भगवान जो है वो शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं, ठीक है। ये कौन से विष्णु भगवान है? शेष नाग की शैया पर लेटे हुए। और ये जो देवगढ़ झांसी का मंदिर है यूपी का, ये किस काल का मंदिर है? गुप्त काल का मंदिर है, ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है? तो अभिधम्म पिटक में दर्शन और सांसारिक जीवन के बारे में बताया गया है। देखिए सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। अगर बात करें हम इसकी अभिधम्म पिटक की, तो इसमें बताया गया है दर्शन व सांसारिक जीवन। भिक्षुओं के नियम जो हैं वो किस में दिए गए हैं? विनय पिटक में। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। चंवर धारिणी स्त्री की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो ये दीदारगंज में प्राप्त हुई है, दीदारगंज से। शैल्य चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? सुश्रुत संहिता। मानव धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहानुपुर से। मौर्य काल में स्तंभों पर कौन कौन से जानवर उत्कीर्ण किए जाते थे? बैल, घोड़ा, सिंह, हाथी, ठीक है। सारनाथ स्थित जो धर्मचक्र प्रवर्तन है उसकी मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? तो देखिए जो है गुप्त काल की है। जो सारनाथ में स्थित धर्मचक्र प्रवर्तन की जो मुद्रा में क्या है? पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा, वो किस काल की है? गुप्त काल की है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक रूप हमारे सामने किस समय आता है? तो वास्तविक रूप हमारे सामने मौर्य काल में आता है। भरहुत का स्तूप कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में है। सांची भी कहाँ पर है? सांची भी मध्य प्रदेश में है। अगला है
भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, ये कहाँ पर है, यूपी में है, तो इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की क्या है, पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अगला है अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया कब, 490 ईस्वी में त्याग दिया गया। तो लोग कहाँ पर चले गए, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो एलोरा की गुफाओं में चले गए। अमरावती का स्तूप निर्मित है, अंतिम प्रश्न है, अमरावती का स्तूप संगमरमर से निर्मित है। तो इस प्रकार से आज हमारे 218 प्रश्न समाप्त हो गए हैं 2 वीडियो के माध्यम से, और इस दोनों वीडियो के माध्यम से हमने 6th क्लास की जो हिस्ट्री है उसे पूरा कर लिया है। इसके बाद हम अगली वीडियो देखेंगे या तो राजस्थान जीके की, या फिर पोल साइंस की, या फिर ज्योग्राफी की, तो किसी को भी हम साथ में लेंगे। और इसी प्रकार से हमारा ये जो क्रम है चलता रहेगा। अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो ही बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी ही आपसे गुजारिश है। तो धन्यवाद।